सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई दुनिया बनी। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी जैसे जो साम्राज्यवादी देश थे, इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, पीछे हटे और नए आज़ाद मुल्कों का जन्म हुआ, जैसे हिंदुस्तान है। इस प्रक्रिया के बाद जब दुनिया का नया नक्शा तैयार हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर की गुंजाइश कम होती गई समय के साथ। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये नक्शा और स्थायी होता दिखा। लगने लगा कि अब दुनिया ऐसी ही नजर आएगी। साउथ सुडान जैसे एक्सेप्शंस आते रहेंगे, बाल्कन और मिडल ईस्ट में कुछ घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन अब जंग का दौर गया। लेकिन 21वीं सदी ने इस गलतफहमी को पलट दिया। रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, सूडान में गृह युद्ध छिड़ा, आर्मीनिया अजरबैजान में लड़ाई हो गई, इजराइल गजा के अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, सऊदी अरब यमन में लड़ रहा है और अरब स्प्रिंग के बाद कितने ही मुल्क दोबारा पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वॉर इज बैक और इसी के चलते दुनिया भर में शरणार्थी संकट है। अब किस संकट पर कितनी नजर जाती है, ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है। चमड़ी का रंग गोरा होगा तो ज्यादा करुणा पैदा होती है। आप असहमत हो सकते हैं इस बात से, आपको बहुत तीखी लग सकती है, लेकिन अगर अलान कुर्दी गोरा न होता तो यूरोपियन रेफ्यूजी क्राइसिस पर दुनिया का ध्यान जाने में और वक्त लग जाता। गजा और यमन में चमड़ी का रंग गोरा है, लेकिन शरणार्थियों का धर्म करुणा का वाल ब्लॉक कर दे रहा है। सूडान संकट में भी यही हो रहा है। वहां तो मजलूम हैं भी काले, लेकिन उनकी बात यदा कदा फुटनोट्स की तरह हो जाती है। इस मामले में सबसे अभागे वो हैं जिनकी तकलीफ पर नोबेल पीस प्राइज से नवाजी गई आंग सान सूची की भी जबान सिल गई थी। एक वक्त रोहिंग्या शरणार्थी, एक वक्त था जब वो सैकड़ों की तादाद में नाव पर सवार होते, म्यांमार से भगाए जाते, लेकिन बांग्लादेश, हिंदुस्तान या कंबोडिया जैसे मुल्कों के साहिल पर पहुंचने से पहले ही समंदर में समा जाते, बोट्स डूब जाती थी। एक वक्त खूब खबरें छप गईं, लेकिन आज बांग्लादेश के शरणार्थी कैंप्स में सड़ रहे रोहिंग्या खबरों से बाहर हैं। 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों को अपने पुरखों की ज़मीन से निकाल दिया गया, पर अब तक वो अपने वतन वापस नहीं लौट पाए हैं। ज़्यादातर अगल बगल के देशों में रहते हैं, सबसे बड़ी तादाद बांग्लादेश में है। कॉक्स बाजार में, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, उसमें रोहिंग्या ही रहते हैं या कहिए रहने को मजबूर हैं। अनुमान है कि यहाँ 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। ये बात सच है कि इतनी बड़ी आबादी बांग्लादेश के संसाधनों पर बहुत प्रेशर डालती है। बांग्लादेश के नेता लंबे समय से बात कहते भी आए हैं। बांग्लादेश के खुद अपने भी मसले हैं, आर्थिक मोर्चे पर यह मुल्क स्ट्रगल कर ही रहा है। ऐसे में विदेशी मुल्क और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से रोहिंग्याओं के लिए जो पैसा आता है, उससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, पर अब धीरे धीरे ये विदेशी मदद घटने लगी है और साथ में घटने लगा है बांग्लादेश की सरकार का सब्र। 2017 में जब रोहिंग्या नरसंहार हुआ था, तब शेख हसीना की सरकार थी। हसीना ने उस समय रोहिंग्या लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी और उन्हें बांग्लादेश आने दिया। हसीना ने उस वक्त कहा कि रोहिंग्या लोगों के साथ जो हो रहा है वो उन्हें 1971 की याद दिलाता है। 1971 में क्या हुआ था, दर्शक जानते हैं। राजदूत के वहाँ के नागरिकों को जंग छिड़ने की वजह से पलायन करना पड़ा। उस समय करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान में शरण ली थी। फिर 71 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो उनकी सुरक्षित वापसी भी हो पाई, लेकिन न तो रोहिंग्या लोगों को अपना देश मिला और न ही उनकी सुरक्षित वापसी का कोई रास्ता निकल पाया। 2017 में जो रोहिंग्या यहाँ आए बांग्लादेश में, वहीं के रह गए, उल्टा इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। कुछ तादाद हिंदुस्तान में भी है। 2022 में बांग्लादेश के तत्कालीन सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने कहा था कि बांग्लादेश में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1% है, जबकि रोहिंग्या लोगों में जनसंख्या वृद्धि दर 6 या 7% की रफ्तार से जनसंख्या उनकी बढ़ रही है। यहाँ शिविरों में ही 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार पर भार बढ़ रहा है। इसलिए वहाँ की मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने तो कह दिया है कि इससे ज़्यादा अब हम रोहिंग्याओं के लिए और कुछ नहीं कर सकते। यूनुस ने बात रोहिंग्या लोगों के लिए आयोजित किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रम में कह दी। 24 और 25 अगस्त को यह कार्यक्रम कॉक्स बाजार में ही रखा गया। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रोहिंग्या समस्या के हल के लिए मीटिंग बुलाई गई है। जानकार कहते हैं कि यूनुस इसी के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं ताकि यूएन की मीटिंग में कोई ठोस कदम उठाया जा सके। तो आज के शो में हम जानेंगे कि यूनुस और हसीना की रोहिंग्या नीति में क्या फ़र्क है, रोहिंग्या मुसलमानों को न्याय कब मिलेगा और बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट कितना बड़ा है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर बसा एक प्रांत है रखाइन स्टेट। इसे अराकान के नाम से भी जाना जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों का दावा है कि हम मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं
और 9वीं सदी में रखाइन में आए, तभी से रहते आए हैं। जब 4 जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हुआ, तब वहां की सरकार ने यूनियन सिटीजनशिप एक्ट पास किया। इसके तहत सभी नागरिकों को बराबर का नागरिक माना गया। इसमें रोहिंग्या भी थे, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे। 1949 में नागरिकों के पहचान का काम चालू हुआ। सरकार ने रोहिंग्या समेत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कार्ड देना शुरू किया। 1951 से 1960 के बीच बर्मा में 3 बार आम चुनाव हुए। इसमें सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार था। इन चुनावों में कई रोहिंग्या नेता चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे। पर 1962 में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या पैदा हुई। क्या हुआ था उस साल? म्यांमार का पहला तख्तापलट। सेना के जनरल ने विन ने लोकतांत्रिक सरकार को किनारे कर देश की कमान अपने हाथों में ली। विन की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नहीं मानती थी। उनका कहना था कि रोहिंग्या बाहरी हैं, बर्मा में घुसपैठ करके आए हैं। सैन्य सरकार ने रोहिंग्या को बर्मा से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी आबादी लाखों में थी, उन्हें एक झटके में बाहर करना नामुमकिन था। तो इसके लिए कानून का रास्ता अपनाया गया। फिर बर्मा की मिलिट्री सरकार 1974 में नया संविधान लेकर आई। उन्होंने संसद से इमरजेंसी इमिग्रेंट एक्ट पास करवाया, जिसके जरिए रोहिंग्या को बांग्लादेश, चीन या भारत की पहचान से जोड़कर विदेशी घोषित किया जाने लगा। सैन्य सरकार उनकी संपत्तियां भी जब्त करने लगी। उनके बुनियादी अधिकारों को सीमित कर दिया गया। कुछ समय बाद सरकार ने ऑपरेशन ड्रैगन किंग चालू किया। कथित विदेशी नागरिकों के पहचान और उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 1982 में सरकार नागरिकता से जुड़ा नया कानून लेकर आई। नए कानून के तहत जातीयता के आधार पर नागरिकता देने की बात हुई, एथनिसिटी। इसमें रोहिंग्या और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिक माना ही नहीं गया। 1991 में सेना ने ऑपरेशन पिथाया लॉन्च किया। अंग्रेजी में से क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन कहा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा की गई। लाखों की संख्या में रोहिंग्या भाग कर बांग्लादेश गए। ये रोहिंग्या समुदाय का पहला पलायन था। जब सिचुएशन संभली तो उनमें से आधे लोग वापस भी आए, लेकिन अब उनके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई। बांग्लादेश से लौटे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गई। सीधे तौर पर उनकी पहचान को नकारा गया। 2011 में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हुई तो लगा कि रोहिंग्याओं के साथ इंसाफ होगा, पर इसके उलट हुआ। जब नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची के हाथ में सरकार आई, उन्होंने भी रोहिंग्या समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। अप्रैल 2014 में म्यांमार में जनगणना हुई, लेकिन इसमें रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया। अब तक कई ऐसे बौद्ध संगठन तैयार हो गए थे म्यांमार में जो रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा का माहौल बना रहे थे। सूची की सरकार बहुसंख्यक बौद्ध वोट बैंक को खराब नहीं करना चाहती थी, नाराज नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ती गई। 2017 में अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ARSA नाम का एक संगठन चर्चा में आया। ये एक इंसर्जेंट मूवमेंट है। म्यांमार में इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन रोहिंग्या समुदाय की नज़रों में ये उनके अधिकारों की वकालत करता है। 2017 में ARSA पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने रखाइन प्रांत के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस खबर के फैलते ही रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा शुरू हुई। उनके गांव जला दिए गए और इन सब में म्यांमार की सेना भी शामिल थी। इसी के बाद लाखों की संख्या में रोहिंग्या नाफ नदी पार करके कॉक्स बाजार आए और आज तक यहीं रह रहे। रोहिंग्याओं के साथ जो हुआ उसे UN ने नरसंहार की संज्ञा दी, एथनिक क्लेंजिंग की। UNHRC की रिपोर्ट कहती है कि इस समय यानी अगस्त 2025 में बांग्लादेश में 11 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिनका ठिकाना कॉक्स बाजार के 33 अलग अलग कैंप्स हैं। रोहिंग्या खुद घर लौटना चाहते हैं। 24 और 25 अगस्त को जब कॉक्स बाजार में यूनुस सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया तो इनके कई संगठन और लोग बैनर्स लेकर निकले जिनमें लिखा हुआ था कि हमें अपने देश वापस जाना है। तो जब रोहिंग्या लौटना चाहते हैं तो सरकार की नीति क्या है, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि शेख हसीना और यूनुस की सरकार में रोहिंग्या नीति में क्या अंतर है। सिंपल आंसर तो है कि कोई बड़ा अंतर नहीं। दोनों ही सरकार रोहिंग्याओं को सताया हुआ मानती हैं और दोनों ही सरकारें चाहती हैं कि इन्हें जल्द से जल्द घर भी भेजा जाए। दोनों ही सरकार जानती हैं कि इतनी बड़ी आबादी के रहने से देश पर भार पड़ता है, रिसोर्सेस पर स्ट्रेस आता है। फिर ये रिपोर्ट भी सामने आई जिनमें कॉक्स बाजार कैंप में कई आपराधिक अड्डे दिखे, यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई की बात आई। ये सब रिपोर्ट शेख हसीना के दौर में ही आने लगी, इसलिए 2022 में हसीना ने 35,000 से ज़्यादा रोहिंग्याओं को भसान चार भेज दिया था। एक आइलैंड है। हसीना की सरकार का दावा था कि ये सब अपराधी थे। भसान चार जैसे हमने बताया एक आइलैंड है। रोजमर्रा का जीवन मुश्किल है, बेसिक सुविधाएं नहीं है और आसानी से कहीं आया नहीं जाया जा सकता क्योंकि सीमा समुद्री है, इलाका टाइडल है। हसीना के इस कदम की उस समय भी आलोचना हुई थी। शेख हसीना ने शुरुआत से ये बात उठाई कि म्यांमार की सरकार को रोहिंग्याओं को वापस बुलाने के लिए प्लान देना चाहिए। UN में कुछ एक दफे इस बाबत मीटिंग भी हो गई, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ।
इसी तरह की कोशिश यूनुस भी कर रहे हैं। इस साल सितंबर में यूएन में मीटिंग होनी है जिसमें यूनुस अपना प्लान रखने वाले हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश अकेले मिलकर ये समस्या न झेले, बल्कि उसके साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी हाथ बटाए। अल जजीरा के रिपोर्टर टोनी चेंग ने रोहिंग्या के मसले को करीब से कवर किया है। कॉक्स बाजार से भी रिपोर्टिंग की है जब मोहम्मद यूनुस का प्रोग्राम था। उनका मानना है कि रोहिंग्या दो चीजें मांग रहे हैं, एक 2017 में हुए नरसंहार के लिए न्याय, और दूसरा उन्हें सही सलामत घर वापस जाना है हर हाल में। पर सरकार की इन कोशिशों के बाद भी क्यों कहा जा रहा है कि रोहिंग्याओं का बांग्लादेश से वापस जाना मुश्किल है? जानकार इसके पीछे 4 वजहें देते हैं। नंबर 1, पब्लिक प्रेशर। ये बात 100% सच है कि जिन मसलों पर समाज में बात नहीं होती वो बहुत देर से ही सुलझते हैं। पिछले 2-3 सालों से यूक्रेन और गजा वॉर के बारे में ही बात हो रही है। हालांकि अब तक इनका समाधान भी नहीं निकल पाया, पर इन 2 संकटों की वजह से दूसरे संकटों पर कम बात हो रही है। सूडान की चर्चा कम होती है, रोहिंग्या की नहीं होती है। इस वजह से म्यांमार की सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रेशर नहीं बन पाया है। नंबर 2, सितंबर में यूएनजीए में जैसी मीटिंग होने वाली है उस तरह की मीटिंग लगभग आधे दर्जन बार हो गई है। यूएन में प्रस्ताव लाया जाता है, सब देश निंदा करते हैं, पर ठोस कदम कोई नहीं निकालता, कोई उठाता नहीं। जैसे अब तक म्यांमार पर कोई सैंक्शंस नहीं लगे हैं या उसे रोहिंग्याओं की वापसी के लिए कोई रोड मैप पेश करने को कहा नहीं गया। ऊपर से यूएनएससी के देशों का इस समस्या पर ध्यान ही नहीं है, इसलिए समस्या सुलझ नहीं पा रही। यूएस की दखलंदाजी भी है। मार्च 2025 में यूएन चीफ और उनकी टीम बांग्लादेश पहुंची। इस विजिट में यूएन ने कॉक्स बाजार से म्यांमार के रखाइन प्रांत तक एक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा कि यहां से रोहिंग्या को वापस उनके वतन म्यांमार भेजा जाएगा जहां से नरसंहार के बाद वो भागकर बांग्लादेश आए थे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस कॉरिडोर के जरिए रोहिंग्याओं के लिए मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि अमेरिका इस कॉरिडोर का इस्तेमाल म्यांमार की हुंटा के खिलाफ करना चाहता है। वो बांग्लादेश के रास्ते रखाइन प्रांत में अलगाववादी गुटों को मदद पहुंचाएगा जिससे हुंटा गिराई जा सके, जो हुंटा की सरकार है। साल 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था जिसके बाद से वहां फौज का ही शासन चल रहा है। कालांतर में कई गुटों ने हुंटा के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जिसके बाद गृह युद्ध चलने लगा। जानकार कहते हैं कि वहां की हुंटा चीन की करीबी है, इसलिए अमेरिका उसे हटाना चाहता है, इसलिए इस कॉरिडोर की हिमायत वो करता है। लेकिन वकारुज्जमा का कहना है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ, कि इस कॉरिडोर से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी रस्साकशी में रोहिंग्याओं के लिए कोई सेफ पैसेज बन नहीं पा रहा। चौथा बिंदु यह है कि म्यांमार तो खुद ही गृह युद्ध से जूझ रहा है। 2021 से सेना का शासन है, इसके विरोध में कई गुट उतरे हैं। कई इलाकों में सेना और विद्रोही गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जानकार कहते हैं कि जब तक म्यांमार में सिविलियन सरकार नहीं आती, यूएन में कितनी भी मीटिंग्स हो जाएं, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि वो इसी साल दिसंबर तक चुनाव करवाएंगे। अब देखना होगा कि ये चुनाव कितने फेयर होते हैं और वहाँ कैसे सरकार चुनकर आती है, क्योंकि अतीत में हम देख चुके हैं कि सूची जैसी लोकतांत्रिक नेता भी रोहिंग्या समुदाय के लिए कुछ नहीं कर पाए। रोहिंग्या समुदाय की बदहाली के लिए जानकार डोनाल्ड ट्रंप को भी जिम्मेदार बताते हैं। कॉक्स बाजार में रह रहे रोहिंग्याओं के राशन का पैसा विदेशी फंडिंग से जुटता था, बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यूएसएड जैसे संगठन बंद हुए, जिसका सीधा असर बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या समुदाय पर पड़ा है। अल जजीरा के टोनी चेंग की रिपोर्ट कहती है कि 2025 की शुरुआत से ही रोहिंग्या को मिलने वाले राशन के पैसे में कटौती की जा रही है। पहले उन्हें राशन के लिए $12 प्रति माह दिए जाते थे, बाद में घटकर $8 हुए, फिर घटकर $6 प्रति माह कर दिया है, यानी लगभग आधा। इससे कई परिवारों को बहुत बेसिक खाना जैसे दाल चावल ही मिल पाता है। कई परिवारों को ये भी नसीब नहीं होता। आज से लगभग 8 साल पहले इसी समय म्यांमार से पलायन शुरू हुआ था, पर 8 साल बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई है। कॉक्स बाजार एक हकीकत है। हमारे पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है। कई नस्लें तबाह हो रही हैं। कॉक्स बाजार में आपराधिक अड्डे बन रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार भी मजबूर है। रेफ्यूजी कैंप्स के आसपास दर्जनों वॉच टावर बनाए गए हैं जिससे दिन रात निगरानी रखी जाती है, पर इसका परमानेंट सोल्यूशन तो ये नहीं है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ही तवज्जो और देनी पड़ेगी। रोहिंग्या समुदाय की बदहाली से जुड़ा ये चैप्टर यहीं तक। अब एक अपडेट लेते जाइए। गजा के नासिर अस्पताल पर इजराइल ने बमबारी की जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। इन 20 लोगों में पत्रकार, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के सदस्य भी शामिल थे। गजा वॉर 2023 से चल रही है। अब तक इजरायली हमलों में 62,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 19,000 से ज़्यादा इनमें बच्चे थे। जिन 20 लोगों को अब मारा गया है वो बच्चे नहीं थे और न ही हमास के लड़ाके थे। ज़्यादातर लोग दूसरों की मदद में लगे थे। ये मुद्दा इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें पत्रकार भी मारे गए और ये पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड भी हुई। इजराइल के हमले में अब तक 250 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। 24 अगस्त को किन किन का देहांत हुआ हम नाम बता रहे हैं। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, एपी, अल जजीरा के लिए काम करने वाले 5 पत्रकार थे। इनमें मरियम अबू दगा जो एपी के लिए स्वतंत्र पत्रकार थी, मोहम्मद सलामा जो अल जजीरा के लिए काम करते थे,
मुआज अबू ताहा जो स्वतंत्र पत्रकार थे, रॉयटर्स के लिए भी कंट्रीब्यूट करते थे। इसके अलावा इसराइल के इस अटैक में कैमरा पर्सन हुसाम अल मसरी और अहमद अबू अजीज भी मारे गए। चूंकि लाइव टीवी पर ये मौतें रिकॉर्ड हो गई तो आउटरीच भी हुआ ही। दुनिया से कड़ी निंदा वाले संदेश आए। इसराइल भी थोड़ा बैकफुट पे जाता दिखा, कह दिया कि हमें खेद है, कैसे हुआ जांच करवा रहे हैं। इस हमले पर खेद जताने वाले नेतन्याहू को यह भी बताना चाहिए कि 62,000 जो लोग गजा में मारे गए हैं उनमें से कितने हमास के लड़ाके थे। 19,000 बच्चे जो उनकी फौज ने मार डाले, उनमें से कितनों के पास हमास के दिए हथियार थे। इस उम्मीद के साथ कि इन दो विषयों पर आप अपना कीमती समय थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे इन मुद्दों के बारे में, हम आपसे विदा लेते हैं। राजदूत का एपिसोड साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।